वेलकम टू सेंटेंस लेयर। आज हम लोग करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 11 को एक्सप्लेन। इसमें हमें दिखाया जाएगा मेगुमी वर्सेस रेजी और हमें जिसका इंतजार था वो भी दिखाई देगा, मतलब मेगुमी का डोमेन भी हमें दिखाया जाएगा इस एपिसोड में। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। अब तक हमने देखा मेगुमी रेजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंड कर देता है जिसका नाम है चिमेरा शैडो गार्डन। अब डोमेन के गारंटी हिट इफेक्ट से बचने के लिए रेजी तुरंत ही हॉलो बीकर बास्केट नाम की टेक्निक को एक्सपेंड कर देता है। ये टेक्निक सिंपल डोमेन का पुराना वर्जन है जो कि किसी डोमेन का गारंटी हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, यानी कि रेजी पर डोमेन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन रेजी देखता है कि मेगुमी की फ्रॉग ने उसका टांग पकड़ लिया था और मेगुमी से वो मार भी खा रहा था। रेजी को ये समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। असल में सिंपल डोमेन या हॉलो बास्केट टेक्निक ये किसी डोमेन की टेक्निक को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि वो डोमेन के बैरियर को टारगेट करते हैं जिससे उस डोमेन के अंदर का गारंटी हिट इफेक्ट उसे नहीं लगता। लेकिन मेगुमी का डोमेन तो अभी अधूरा है, उसमें कोई बैरियर है ही नहीं और ना ही उसके डोमेन में गारंटी हिट इफेक्ट है। अपना डोमेन एक्सपेंड करने से मेगुमी को अपना 10 शैडो टेक्निक को एक पावर बूस्ट मिला है। अब वो 120% ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपने डोमेन में अपने शैडो के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और जितने चाहे उतने शिकिगामिस बुला सकता है। और रेजी भी ये बात तुरंत ही समझ जाता है। मेगुमी उसकी पिटाई किया जा रहा था। रेजी सोचता है कि मेगुमी के इस डोमेन से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे अच्छा वो तो गारंटी हिट वाला डोमेन ही कर देता। अगर उसने मुझ पर एलिफेंट को पटक दिया तब मेरा खेल तो खत्म हो जाएगा। मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। फिर मेगुमी 3 उल्लू को समन करता है, लेकिन रेजी 3 कार को उसके ऊपर गिरा देता है और वो कार से भी मेगुमी की शैडो में डूबने लगती है। रेजी बोलता है मुझे पता था कि मेरे पैरों के नीचे ये शैडो आम नहीं है। मैं कर्स एनर्जी के वजह से इसमें डूबने से खुद को बचा रहा हूँ। इस डोमेन के जो शैडो है उसमें मेगुमी कुछ भी रख सकता है। लेकिन एक चीज रेजी को परेशान कर रही थी कि मेगुमी ने अपने शैडो में ढेर सारे हथियार क्यों नहीं रखे हैं। उसने अभी तक एक ही कर्स टूल अपने शैडो से निकाला था। इससे रेजी समझ गया था कि मेगुमी जिस चीज को अपने शैडो में रखता है उस चीज का वजन मेगुमी को ही सहना पड़ता है। इसलिए रेजी ने उसके डोमेन में 3 कार गिरा दिए हैं जिसका वजन लगभग 2.4 टन होगा और मेगुमी इस वजन के तले दब रहा था और एक जगह बैठ गया था। रेजी बोलता है कि वो अब अपने रिसीट से ये सामान गिराता रहेगा और मेगुमी को उनके वजन के नीचे कुचल देगा। मेगुमी बोलता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे, एक अधूरा डोमेन भी आखिर डोमेन ही होता है। यानी मेगुमी नीचे से ही सिर्फ नहीं बल्कि ऊपर से भी शैडो को समन कर सकता है। मेगुमी अब ऊपर से मैक्स एलिफेंट को रेजी के ऊपर गिरा देता है जिससे रेजी भी उसके नीचे दबने लगता है। मेगुमी बोलता है चलो देखते हैं पहले कौन कुचला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक आम इंसान 6G का फोर्स लेने पर बेहोश हो जाता है, यानी करीब 2.4 टन। यानी मेगुमी का वजन अगर 60 किलो है तो भी उसके बॉडी पर 40G का लोड पड़ रहा है। वहीं एक नॉर्मल हाथी का वजन 3 से 6 टन होता है। अपने डोमेन की वजह से मेगुमी की एलिफेंट का वजन भी किसी असली हाथी के जितना ही है, जिसके गिरने से रेजी के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। दोनों ही बहुत ज्यादा वजन झेल रहे थे। देखना यह था कि दोनों में से पहले कौन कुचला जाएगा। रेजी मन में सोचता है कि मैंने गलती कर दी। अगर मैंने ट्रक वाली पर्ची संभाल के रखी होती तो उसके वजन से मेगुमी जरूर कुचला जाता। मेगुमी ने उस पे पानी मार करके रेजी की कितनी पर्चियां खराब भी कर दी, लेकिन रेजी के पास अभी तक एक हुक्म का एक्का है। रेजी सोचता है कि मैं भी इसके शैडो में छुप जाता हूँ और अपने हुक्म के एक्के को बाहर निकालता हूँ। लेकिन रेजी ये भी सोचता है कि मेगुमी अपने डोमेन को खत्म क्यों नहीं कर रहा। मतलब जो चीज इसके शैडो के अंदर है वो डोमेन खत्म होने के बाद भी उसके शैडो में ही रहेगी। अगर रेजी इसके शैडो में चला गया तब वो हमेशा के लिए फंस जाएगा। पता नहीं कि अंदर वो सांस भी ले पाएगा कि नहीं। यह शैडो दिखने में तो पानी जैसी लग रही थी। शैडो के अंदर जाने में बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए रेजी अपना हुक्म का एक्का यही निकाल देता है। वो अपना हुक्म का एक्का यही पास निकालेगा। वो अपना एक हाथ से एलिफेंट को संभाल के रखता है और दूसरे हाथ से अपनी एक पर्ची निकालता है। लेकिन उससे पहले वो अपनी पर्ची को एक्टिवेट कर पाए एलिफेंट का वजन उससे झेला नहीं जाता और वो नीचे शैडो में जा गिरता है। रेजी बस अंधेरे में गिरता ही जा रहा था। अंदर उसे सांस भी नहीं आ रही थी जिससे वो बेहोश होने लगता है। इधर मेगुमी की हालत भी बहुत खराब हो रही थी। लेकिन एक बार कंफर्म हो जाए कि रेजी मर चुका है तो फिर वो अपने डोमेन को हटा देगा और फिर शैडो में जितना सामान पड़ा है उसे भी बाहर निकाल फेंकेगा। लेकिन अचानक से एक कार
उसके शैडो से बाहर आ जाती है और वो अपने साथ रेजी को ही बाहर ले आई थी। रेजी बताता है कि वो जिस भी सामान को क्रिएट करता है वो अपने कमांड पूरे होने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन तीनों कार को उसने कोई कमांड दी ही नहीं थी क्योंकि उसे मेगुमी पर वजन डालना था, यानी वो इन कार को अब भी एक ऑर्डर दे सकता था। इसलिए रेजी ने अपने कार को ऑर्डर दिया कि अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चलो, लेकिन ऐसा करने से मेगुमी के ऊपर एक कार का वजन कम हो गया है, लेकिन रेजी जिंदा वापस आ गया। रेजी अब मेगुमी से कहता है कि तुम अब सिर्फ स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कहते ही वो अपने हुक्म के एके वाले पर्ची को बाहर निकालता है, जो कि असल में एक 2 मंजिला घर की रसीद थी। इससे 30 टन का घर मेगुमी के डोमेन में गिरने लगता है। इसके वजन से मेगुमी तो 100% कुचला जाएगा, लेकिन मेगुमी अपने शैडो में छुपकर अपने डोमेन को हटा लेता है, जिससे वो घर इस जिम के फ्लोर को तोड़ देता है। फिर ये दोनों नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। मेगुमी ने रेजी को पीछे से पकड़ लिया था और क्योंकि मेगुमी के ऊपर 2 कार का वजन अब भी है तो उसके साथ रेजी भी डूबा जा रहा था। रेजी अब उन दोनों कार को कैंसिल कर देता है, जिससे वो दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। मेगुमी रेजी से कहता है कि अब तुम्हारी सारी पर्चियां पानी में भीग कर बेकार हो गई है। रेजी बोलता है तो क्या हुआ, तेरी भी तो वाट लग गई ना मामू, तुम अब अपने सेकिगामी भी समझ नहीं कर सकते और मुझे बस खतरा तुम्हारे डिवाइन डॉग से है, उसके अलावा तुम्हारा कोई सेकिगामी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब जाकर के हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच में ही मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को समन करता है, जो कि रेजी के कंधे पर काट लेता है और जिसके कारण रेजी लड़ाई हार जाता है। मेगुमी बोलता है कि डिवाइन डॉग इतना कमजोर नहीं है कि मैं उसे दोबारा नहीं बुला सकता। रेजी बोलता है कि जादूगर झूठ पर ही जिंदा रहते हैं। रेजी जान गया था कि मेगुमी इस जिम में ऐसे ही भाग के नहीं आया था, जो कि सब कुछ उसका सोचा समझा एक प्लान था। रेजी को लगा नहीं था कि वो एक नए जमाने के सॉर्सरर से हार जाएगा। मेगुमी बोलता है अगर मैं भागना भी चाहता तो नोए मतलब उसका उल्लू का नाम है नोए मुझे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। मेगुमी पूछता है तुम्हारा टेंगेन से क्या कनेक्शन है। रेजी बोलता है टेंगेन, यानी कि रेजी टेंगेन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन रेजी ने कहा था कि केंजाकू का प्लान असल में कुछ और ही है। ये हो सकता है कि टेंगेन और केंजाकू आपस में मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। रेजी मरने से पहले कोगाने को बुलाता है और अपने सारे पॉइंट मेगुमी को ट्रांसफर कर देता है, जिससे रेजी के 41 पॉइंट्स मेगुमी के पास चल जाते हैं। फिर मेगुमी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर रेजी बोलता है मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता था और वैसे भी केंजाकू कोई मेरा सगा नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें पॉइंट देने से इस गेम में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तुमने मुझे मारा है तो देखते हैं किस्मत तुम्हारे साथ क्या खेल खेलती है। थोड़ी देरी के बाद रेजी की डेथ हो जाती है। क्योंकि मेगुमी ने उसे एलिमिनेट किया है तो उसके 5 पॉइंट और मेगुमी को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ताकावा को देखते हैं, जो कि मजे से चाय पी रहा होता है। तभी उसके बिल्डिंग में बहुत बड़ा ऐसा धमाका होता है, जो कि हाजिनोकी ने किया था। वो सोचता है कि इस बार ताकावा को कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन ताकावा दूसरे बिल्डिंग में रहता है और वो निकलते हुए बोलता है अबे गधे कम से कम इधर तो देख, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। जो देख के हाजिनोकी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो कब से ताकावा को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताकावा को एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि उसके पहले की चोट भी ठीक हो गई थी। तभी हम लोग देखते हैं कि कोगाने यहाँ पास आता है और वो बताता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये खबर सुन के हाजिनोकी यहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि अब उसका लड़ने का मन नहीं है, वो घर जा रहा है। फिर ताकावा बोलता है ठीक है यार, लेकिन दांत साफ करके सोना। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है और फिर वो हाजिनोकी से कहता है कि जाने से पहले अपने पॉइंट्स तो दे दो, लेकिन हाजिनोकी तुरंत साफ मना कर देता है। यार ताकाबा का टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। ताकाबा जो भी सोचता है वो सच हो जाता है, बस वो चीजें ताकाबा के लिए फनी होनी चाहिए। अगर वो उसे ये फनी लगे कि गोजो के सिर में बाल नहीं है तो वो सच हो जाएगा। ये है ताकाबा का पावर। वैसे तो अपने इस टेक्निक से ताकाबा खुद गोजो को भी टक्कर दे सकता है, बस पता ताकाबा को खुद नहीं है कि उसके पास ऐसा पावर है। दूसरी तरफ हम लोग रेमी को भागते हुए देखते हैं। उसे हमेशा बताया गया था कि मर्द भेड़िए होते हैं, लेकिन उसकी मदद हमेशा मर्द ही करते हैं, सारे काम हमेशा ये भेड़िए ही करते हैं। तो रेमी अपना ज्यादा दिमाग यूज नहीं करती, वैसे लड़कियों के पास दिमाग भी कम होता है। खैर फिर मेगुमी अपना डिवाइन डॉग के साथ उसके सामने आ जाता है। मेगुमी रेमी को भी खत्म करने आया था। तभी मेगुमी को उसकी बहन सुमिकी की आवाज सुनाई देती है, जो बोलती है ऐसा मत करो। तब मेगुमी रेमी को जिंदा छोड़ देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही 3-4 कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं पहला झलक एंजल का, जो है हाना कुरुसो उसका नाम है, जो मेगुमी के ऊपर प्रकट होती है। ये वही सॉर्सरर में से है जो कि गोजो को प्रिज्म रेल से आजाद करवा सकती है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं सेंडाई कॉलोनी की तरफ,
इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनी के मुकाबले कुछ ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई है कुछ बड़े बड़े सॉर्सरर के साथ। कॉलोनी के अंदर 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। पहला का नाम है ध्रुव लकड़ावाला। इसके पास 91 पॉइंट्स है। ये सिविल टाइम के योद्धा का दूसरा जन्म है। इसके पास 2 शिकिगामी हैं, जिनका इस्तेमाल ये डोमेन के लिए भी कर सकता है। दूसरा है रियू इसुगोरी। इसके पास अभी 77 पॉइंट्स है। इसके पास कलिंग गेम में जितने भी सॉर्सरर या जितने भी प्लेयर्स है सब उन सबसे सबसे ज्यादा इनके पास कर्स एनर्जी आउटपुट है। तीसरा है तकाको उरो। इसके पास 70 पॉइंट्स हैं। ये फुजिवारा यूनिट के कैप्टन भी रह चुकी है और सन मून स्टार स्क्वाड के भी। इसके पास आसमान को मैनिपुलेट करने की पावर है। और चौथा है कुरोसी। इसके पास अभी तो 54 पॉइंट्स है। ये एक कॉकरोच कर्स स्पिरिट है। इसे केंजाको ने अपने पास से रिलीज किया था। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स है, लेकिन फिलहाल ये अभी सो रहा है। इन चारों की पावर इतनी बराबर है, इनके चारों के बीच एक बार 4 वे डेडलॉक हो गया था, यानी कि चारों एक दूसरे के इक्वल है। ना ही कोई जीत रहा था ना ही कोई हार रहा था। लेकिन फिर कॉलोनी में एंट्री होती है अपना शेर की, यानी यूता की, जो आते ही बुड्ढे को निपटा देता है, जिसका नाम ध्रुव रहता है। यूता के पास अभी 35 पॉइंट्स हैं। नाइट परेड के बाद ही यूता को स्पेशल ग्रेड का दर्जा मिल गया था। अगर हम लोग बोले यूता से ज्यादा कोई पावरफुल है तो वो खुद है सातोरो गोजो। और इसी के साथ इस एपिसोड का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग ने यूजी और मेगुमी की फाइट तो देख ली है, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में यूता की फाइट देखेंगे, जो कि इस सीजन की सबसे क्रेजी फाइट में से एक है। अगर आप इसे मिस करते हैं तो बहुत बड़ा चीज आप इस सीजन का मिस करते हैं। अगर आप मिस करना नहीं चाहते हैं तो अपने चैनल मतलब सिंटेक्स स्लेयर को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू सिंटेक्स स्लेयर फैमिली। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।